नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, कार्ड छप चुके थे, हलवाई और टेंट वालों की बुकिंग हो चुकी थी, मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। लेकिन ऐन शादी से पहले दूल्हा गायब हो जाता है। पूरा घर उसे ढूंढता है मगर वो कहीं नहीं मिलता। 4 दिन बाद दूल्हा मिलता है एक अंधे कुएं में। बिहार के हाजीपुर की यह कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले सूरत से आई एक तस्वीर की बात करते हैं। यह तस्वीर रोंगटे खड़े कर देती है। इस तस्वीर को जिसने भी देखा वही डर से भाग गया। एक हथौड़ा, 36 वार और एक कत्ल। कई बार कैमरे में कुछ ऐसे वाकये कैद हो जाते हैं जिन्हें देखकर इंसान और इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है। आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या इंसान गुस्से में इतना भी पागल हो सकता है कि वो किसी की जान लेने के लिए बेरहमी की सारी हदों से आगे निकल जाए। उसकी हिंसा और बर्बरता के आगे जानवर भी पीछे छूट जाए। लेकिन ये वारदात ऐसी है जिसके चश्मदीदों के लिए कातिल के हाथों से शिकार को बचाना तो दूर, वारदात को देखना तक मुश्किल हो गया। कातिल वार पर वार करता रहा और लोग हर एक वार के साथ डर के मारे दूर और दूर भागते रहे। सूरत के पूना थाना इलाके में भाग्योदय औद्योगिक सोसाइटी में जब रविवार की सुबह लोगों ने एक शख्स को दूसरे शख्स के पीछे हथौड़ा लेकर भागते देखा तो उन्होंने नहीं सोचा था कि आने वाले चंद मिनटों में वो कुछ इतना भयानक देखने वाले हैं जिस पर नजरें टिकाना तो दूर, उसके बारे में सोचने भर से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वाकये की शुरुआत सुबह ठीक 10:30 बजे सोसाइटी की एक गली में शोर शराबे के साथ हुई। लोगों ने देखा कि एक शख्स हाथों में बड़ा सा हथौड़ा लेकर दूसरे का पीछा कर रहा है और दूसरा शख्स भी जान बचाने की कोशिश में बेतहाशा भाग रहा है। लेकिन इसे मौत का खौफ कहिए या फिर उसकी बदकिस्मती, थोड़ी दूर जाकर ही उसका पैर फिसल जाता है और वो सड़क के किनारे जमीन पर गिर जाता है। पर इसके बाद जो कुछ होता है वो बेहद भयानक है। हथौड़ा लेकर पहले शख्स का पीछा कर रहा दूसरा शख्स उसके जमीन पर गिरते ही उस पर पूरी ताकत से वार करने लगता है। जमीन पर गिरा शख्स हाथ उठाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, रहम की भीख मांगता है, लेकिन हमलावर के हाथ नहीं रुकते। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन मारते मारते कातिल के हाथ नहीं रुके और जब तक वो रुका हथौड़े के पूरे 36 वार से उसके शिकार की जान निकल चुकी थी। हमलावर इतना गुस्से में था कि उसके तेवर देखकर आसपास मौजूद किसी भी शख्स को उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं हुई। आप इन चश्मदीदों को बुजदिल भी मान सकते हैं या फिर कुछ और भी, लेकिन सच्चाई यही है कि इस वाकये को देखकर लोगों में हमलावर को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। कातिल ने न सिर्फ अपने शिकार पर लगातार ताबड़तोड़ वार किए बल्कि चुन चुन कर जिस्म के ऐसे हिस्सों को निशाना बनाया जहां चोट लगने के बाद इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। इस तरह पहले सिर और दूसरे अहम हिस्सों को जख्मी करने के बाद हमलावर ने मकतूल के हाथ और पैरों पर भी ताबड़तोड़ वार किए ताकि अगर उसमें जरा भी जान बची रहे तो वो अपने पैरों पर खड़ा तक न हो पाए। लेकिन शायद जब तक कातिल का ध्यान मकतूल के हाथ पैरों पर जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके शिकार की जान तो कब की जा चुकी थी। बल्कि अगर दूसरे लफ्जों में ये कहें कि हमलावर ने 36 में से आधे वार तो अपने दुश्मन की लाश पर किए तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। अब सवाल यह है कि इस भयानक वारदात के पीछे की कहानी आखिर क्या है। आप सोच रहे होंगे कि यकीनन दोनों के बीच कोई बड़ी ही भयानक दुश्मनी होगी जिसके चलते एक शख्स ने दूसरे का यूं बीच सड़क पर कत्ल कर दिया। लेकिन जब आप इस मर्डर के पीछे की कहानी सुनेंगे तो शायद आपका अफसोस थोड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि जिस वजह से कातिल ने मकतूल की जान ली उस वजह पर तो शायद कोई दूसरा कत्ल करना तो दूर सामने वाले को एक चांटा तक नहीं मारता।
कातिल का शिकार बने शख्स का नाम राम प्रसाद था, जबकि कातिल धर्मेंद्र यादव। दोनों सूरत की एक एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में काम करते थे और पिछले दिनों फैक्ट्री मालिक ने धर्मेंद्र यादव को 2 दिनों तक काम पर आने से मना कर दिया था और इसी से यादव को ये शक हो गया कि राम प्रसाद ने ही उसके खिलाफ फैक्ट्री के मालिक को भड़काया है, जिसकी वजह से फैक्ट्री मालिक ने उसे काम पर आने से रोक दिया। और बस इतनी सी बात पर धर्मेंद्र ने राम प्रसाद को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर हथौड़े के 36 वार से मौत के घाट उतार डाला। उसका 2-3 दिन से थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा चल रहा था और उसको संदेह था कि मेरे मालिक ने मुझे मना किया है तो उसकी वजह से मुझे मना किया था, ऐसा कुछ अभी निकल आया है तपास के अंदर। मैम, पुलिस ने आगे क्या कार्यवाही की है? पुलिस ने तुरंत ही पीसीआर, जैसे कॉल आया वैसे ही तुरंत ही पीसीआर और डिस्टर्ब के लोग चले गए। हमारी मोबाइल 1 भी चली गई। तुरंत ही उसको रास्ते में से ही पकड़ लिया। सिर्फ 10 मिनट में ही आरोपी को पकड़ लिया। और बीच में जाते जाते आरोपी ने, एक वॉचमैन था रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट का, उसको भी जाते जाते वो रॉड माथे पे लगा दिया था। लेकिन अभी उसकी कंडीशन अच्छी है, अभी वो सिविल में एडमिट है। संजय सिंह, सूरत, आज तक। और अब बात हाजीपुर के दूल्हे नंदन की, जो शादी से आयन पहले गायब हो गया। पूरा घर उसे ढूंढता है और गांव से कुछ ही दूरी पर एक कुएं में उसकी लाश मिलती है, जिसमें पर चोट के निशान, आंखें निकली हुई। अब सवाल यह है कि क्या नंदन ने खुदकुशी की या फिर यह कत्ल है, और कत्ल है तो किसने किया? शादी के कार्ड बंट चुके थे, मंडप भी सज चुका था, घर मेहमानों से अटा पड़ा था, रस्मों रिवाज के सिलसिले चल रहे थे। लेकिन इसी बीच दूल्हा अचानक सीन से गायब हो गया। शादी 12 दिसंबर को थी और 8 और 9 दिसंबर की दरमियानी रात दूल्हा अपने कमरे में ही सोया था। लेकिन सुबह होते होते वो अपने घर से ऐसा गायब हुआ कि फिर किसी को ढूंढे नहीं मिला। घर वाले परेशान हो गए और तो और उसका मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में परेशान हाल घर वालों ने पहले नाते रिश्तेदारों में पूछताछ की, पता करने की कोशिश की कि कहीं नंदन उनके पास तो नहीं है या फिर उन्हें नंदन की कोई खबर तो नहीं है। लेकिन जब सारी कोशिशें बेकार गईं, तो घर वाले पुलिस के पास पहुंचे और शादी के ऐन पहले दूल्हे के गायब होने की रिपोर्ट लिखवा दी। मामला बेहद पेचीदा था, लेकिन पुलिस ने भी शुरुआत में इसे शादी से पैदा हुए विवाद के तौर पर ही लिया और घर वालों को ये कहकर थाने से रवाना कर दिया कि शायद दूल्हा अपनी मर्जी से कहीं चला गया होगा। और इस तरह 4 दिन दूल्हे की तलाश में ही निकल गए। मगर इसके बाद जो खबर सामने आई, उसने लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी। जी हां, दूल्हे की जान जा चुकी थी और उसकी लाश गांव के ही एक कोने में बने इस अंधे कुएं के अंदर पड़ी थी। वो तो शायद लोगों को कुछ और दिनों तक भी दूल्हे नंदन की मौत का पता नहीं चलता, अगर गांव के ही एक बच्चे ने कौतूहलवश कुएं में न झांका होता। बच्चे ने कुएं में झांक कर क्या देखा, उसकी तो चीख ही निकल गई। कुएं की गहराई में पानी पर एक लाश तैर रही थी। बच्चा चीखता चिल्लाता घर वालों के पास पहुंचा और कुएं में लाश होने की खबर दी। चूंकि गांव का बेटा नंदन पिछले 4 दिनों से गायब था, उसके घर वालों को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि लाश नंदन की ही हो। घर वाले फौरन कुएं के पास पहुंचे। ऊपर से उन्हें लाश का चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन कपड़ों से ये समझते देर नहीं लगी कि लाश नंदन की ही है। अब नंदन के परिवार के साथ साथ पूरे गांव में कोहराम मच चुका था। सवाल ये था कि आखिर शादी से ऐन पहले नंदन की यह हालत कैसे हुई? वो अपने घर से खुद गायब हुआ था या फिर किसी ने उसे गायब कर दिया? क्या उसकी हत्या हुई या फिर उसने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर दी? सवाल यह भी था कि आखिर शादी से ऐन पहले उसकी हत्या की वजह क्या हो सकती थी? अगर ये खुदकुशी थी तो फिर नंदन ने ऐसा क्यों किया? क्या वो अपनी शादी से खुश नहीं था? जबकि घर वालों का तो कहना था
कि उसे अपनी शादी से कोई शिकायत नहीं थी। कुल मिलाकर दूल्हे नंदन की मौत को लेकर अनगिनत सवाल थे, लेकिन तमाम सवालों के जवाब तक पहुंचने के लिए गहरी तफ्तीश की दरकार थी। गांव के कुएं में दूल्हे की लाश पड़ी होने की खबर मिलते ही फौरन थाने की पुलिस भी मौकाए वारदात तक आ पहुंची। चूंकि कुआं बेहद गहरा, संकरा और अंधेरा था, लाश को बाहर निकालना आसान नहीं था। ऐसे में लोगों ने पंप सेट से कुएं में लबालब पानी भरा और जब पानी ऊपर तक आ गया तो पानी के साथ साथ लाश भी ऊपर आ गई। लेकिन गांव वालों की मदद से जैसे ही पुलिस ने लाश बाहर निकलवाई, उसकी हालत देखते ही दूल्हे के घर वालों की हालत गश खाकर गिरने जैसी हुई। नंदन के जिस्म पर चोट के अनगिनत निशान थे और आंखें बाहर निकली हुई थी। तो क्या नंदन का कत्ल किया गया? सबूत तो कुछ यही इशारा कर रहे थे। अब सवाल ये था कि आखिर कौन है नंदन का कातिल और क्या है इस कत्ल की वजह? संदीप आनंद, हाजीपुर, आज तक। दूल्हे के गायब होने से पूरा गांव सन्न था, लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। पता चला कि गायब होने से पहले दूल्हा लगातार फोन पर एक लड़की से बात कर रहा था। दूल्हे के गायब होने के बाद से वो लड़की भी गायब थी। नंदन के जिस्म पर बने चोट के निशान और बाहर निकली हुई आंखें इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि उसका कत्ल किया गया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने और मामले का खुलासा होने तक पक्के तौर पर यह कहना मुश्किल था कि यह कत्ल ही है या फिर खुदकुशी। जाहिर है, चूंकि मामला 4 दिन की गुमशुदगी और उसके बाद लाश मिलने का था, पुलिस ने जांच की शुरुआत भी टेक्निकल सर्विलांस के साथ की। नंदन का मोबाइल फोन तो खैर पुलिस को उसकी लाश की जेब से ही मिल गया, लेकिन पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल जानना चाहती थी। पुलिस ने लड़के के मोबाइल फोन पर आए और लड़के के फोन से किए गए कॉल्स की जांच की और पहली ही कोशिश में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि लड़का अपने घर से गायब होने के चंद घंटे पहले तक अपने पड़ोस में ही यानी गांव की ही रहने वाली एक लड़की से लगातार लंबी लंबी बातें कर रहा था। और तो और लड़के की बात लड़की के साथ साथ लड़की के बीमार और बुजुर्ग पिता के फोन नंबर पर भी हुई थी। पुलिस फौरन लड़की के घर पहुंची, मगर लड़की गायब थी। अलबत्ता लड़की के बुजुर्ग माता पिता जरूर मिल गए, लेकिन उनसे हुई पूछताछ में पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि दोनों अपनी बेटी के साथ पड़ोस में रहने वाले नंदन के किसी भी रिश्ते से पूरी तरह अनजान थे। पुलिस ने इस सिलसिले में लड़की के एक दोस्त को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 बात साबित हुआ। फिलहाल नंदन की मौत और मौत के फौरन बाद ही पड़ोस की लड़की का गायब हो जाना और गायब होने से पहले उसका लगातार नंदन से फोन पर बातें करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नंदन की मौत से गायब लड़की का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। और ये सच तभी सामने आ सकता है जब या तो लड़की मिल जाए या फिर लड़की के बारे में पुलिस को कोई नई खबर मिल जाए। संदीप आनंद, हाजीपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।